कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग सामान्य अध्ययन को देखेंगे, तो उसी की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ। लेकिन दो तीन बातें मैं बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए, वीडियो का एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है, तो उसके लिए मैं जीएस को अलग से पढ़ाऊँगा। देखो, वहाँ पे इतनी डिटेल में बातें नहीं हो पाएंगी, इतनी ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी, इसलिए अलग से हम वीडियो को पढ़ लेंगे, ठीक है। वो वहाँ पर सुलझा लेंगे हम लोग। दूसरी बात ये है, यहाँ मैं जो आज शुरू कर रहा हूँ संविधान को, मैं प्रस्तावना से शुरू कर रहा हूँ, यानी कि सीधा प्रस्तावना देखेंगे हम। संविधान सभा और उसके सोर्सेस के बारे में बात नहीं करूँगा मैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो मैं वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख लेंगे, ठीक है। संविधान सभा को और जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज है जहाँ से यहाँ पे चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में, हम सीधा जिक्र करेंगे कहाँ से, प्रस्तावना से, ठीक है। चलिए मैं सीधा क्लास पे आता हूँ, क्लास को शुरू करता हूँ, समझने की कोशिश करना। और देखिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहे तो सच्ची में आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, कि हम वास्तव में कुछ सीख रहे हैं। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कोई सवाल हम लोगों से गलत नहीं होगा, हम कहीं ना कहीं सवाल को कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। देखो, मैं शुरू करता हूँ कहानी, यानी कि प्रस्तावना, प्रीएम्बल बोलते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहली बात, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रस्तावना के बारे में अगर हम बात करें तो प्रस्तावना एक तरीके से होता परिचय या इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय कहूँ या इंट्रोडक्शन कहूँ, तो हम किसी भी चीज़ के परिचय को क्या बोल सकते हैं, प्रस्तावना बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या करेंगे कि आपका नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने ग्रेजुएशन क्या किया, और अपने जीवन के जो मुख्य बिंदु हैं आप उसको मेरे सामने प्रस्तुत कर देंगे या किसी के भी सामने प्रस्तुत कर देंगे। यानी कि आपने अपने जीवन की जो हाईलाइट है वो बता दिया। इसी तरीके से अगर आप किसी भी पुस्तक को खरीदते हैं तो उसके शुरुआती दौर पे एक प्रस्तावना मिलती है, यानी कि उसमें वो बताने की कोशिश करी जाती है कि इस किताब में हम लोगों ने क्या दिया है, उसे एक छोटे से पैराग्राफ में बताने की कोशिश करी जाती है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। यानी कि भारतीय प्रस्तावना की अगर बात करूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करूं, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो भी हमारे जो संविधान सभा में बैठे हुए ज्ञानी पुरुष थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने किस तरीके के देश के निर्माण करने की कोशिश करी, किस तरीके के देश का सपना देखा, और उसी सपने को जो संविधान बनाते सब बनाया, उस सब का एक छोटा सा अर्थ निकाल करके उसका छोटा सा सार कहाँ स्थापित करा, कहाँ रखा, उसे प्रस्तावना के अंदर बताने की कोशिश करी। यानी कि प्रस्तावना एक तरीके से भारतीय संविधान का सार है, सारांश है। तो प्रस्तावना हम ये कह सकते हैं, एक सारांश क्या है संविधान का, उसी को हम प्रस्तावना के रूप में देख सकते हैं। दूसरी बात, प्रस्तावना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और अलग अलग बुद्धिजीवी वर्ग ने उसे अलग अलग तरीके से संबोधित किया है। देखिए, ये कोटेशन थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपने यूकेपीएससी का लास्ट ईयर कोई पेपर देखा हो तो उसमें धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये वाक्य किसका है, इसके बारे में किसने कहा, इस तरीके के सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कोशिश करी है, एक साख समिति बनाई गई थी, उस साख समिति के एक सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने संविधान के लिए क्या कहा था, संविधान प्रस्तावना के लिए, देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। अल्लादी, इनका वाक्य था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। इन्होंने कहा था कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे, यानी कि संविधान सभा में काम करने वाले व्यक्तियों के सपनों का दीर्घकालिक विचार है, ठीक है। सपनों का दीर्घकालिक विचार, सपनों का दीर्घकालिक विचार, यानी इस प्रस्तावना को क्या कहा गया उस समय कि जो ये क्या है, ये संविधान सभा के मेंबर्स के सपनों का क्या है, दीर्घकालिक विचार है। ये किसने कहा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके अलावा के.एम. मुंशी, जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, तो कार्य संचालन समिति देखते थे, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे के.एम. मुंशी, ने कहा कि ये प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यवल है। घबराना नहीं है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल, यानी कि भविष्य में हम लोग कैसे रहेंगे, हम किस तरीके के देश का सपना देखते हैं, उसे हमने कहाँ रखा है, प्रस्तावना में रखा।
शब्दों को देख करके लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन रहेगा, गणराज्य यानी कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यहाँ पर चुन करके जो मुखिया होगा देश का, राष्ट्रपति महोदय होंगे, वो चुन करके आएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बड़े बड़े शब्द हैं उसे भी समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। इसके अलावा एक अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था अर्नेस्ट बारकर, उन्होंने इसे कुंजी नोट कहा था। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को क्या कहा था? कुंजी नोट कहा था। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं। देखिए भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि सपनों का दीर्घकालीन विचार प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने कहा, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, क्योंकि ऐसे में यूकेपीएससी को अब मैं देख रहा हूँ कि वो इस तरीके से सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, देखिए अपने एम हिदायतुल्लाह जी का नाम सुना होगा, ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं कार्यकारी, एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, संविधान की आत्मा क्या करके संबोधित करा है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जी संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा है, वो अलग चीज़ है, वो आर्टिकल 32 को कहा है अम्बेडकर साहब ने। इसलिए अगर आपने सवाल पे ध्यान दिया हो, क्या पूछते हैं कि बताइए अम्बेडकर साहब ने किसे संविधान की आत्मा कहा, ठीक है, ध्यान रखना। एम हिदायतुल्लाह ने किसे कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और प्रस्तावना को ही क्या बोला जाता है? संविधान की कुंजी, यानी कि उसके बाद जो लोक खुलता है उसका ताबी कौन सी है? वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना में हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसका विचार, सब उन विचारों को एक प्रिसाइज रूप से कहाँ रख दिया गया है? प्रस्तावना के अंदर बताया गया है कि हमारा देश इस तरीके से होगा। जिक्र करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए N.K. पालकीवाला एक व्यक्ति है, N.A. पालकीवाला, उन्होंने N.A. पालकीवाला, नाना बॉय पालकीवाला ने क्या कहा है? संविधान को या प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र कहा, ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिपत्र कहा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने कहा। संविधान की आत्मा एम हिदायतुल्लाह ने कहा, अर्नेस्ट बारकर ने कुंजी नोट कहा, K.M. मुंशी ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल कहा, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो साख समिति के अध्यक्ष थे। आपने बहुत सारी समितियाँ पढ़ी होंगी ना, कि प्रारूप समिति सुनी होंगी आपने, संघ शक्ति समिति, उसी तरीके से एक समिति थी साख समिति, उसके अध्यक्ष ये हुआ करते थे। इन्होंने प्रस्तावना को सपनों का दीर्घकालिक विचार कहा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रस्तावना की बहुत ज़्यादा महत्ता यहाँ पे दिखाई जाती है, और प्रस्तावना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का? हमारे संविधान का, या किसी भी चीज़ का आप प्रस्तावना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि अगर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ तो लोगों को ये इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं जब पैदा हुआ और आज तक की एक एक कहानी बताऊँ। मैं अपने जीवन के हाईलाइट के बारे में बताना चाहूँगा, और लोग भी इसी ही सुनना पसंद करेंगे। तो हाईलाइटेड पार्ट जो होता है वही एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? प्रस्तावना होती है, ठीक है। अब ये प्रस्तावना कैसे आई, किस तरीके से संविधान में इसका समागम हुआ, इस सब चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में वापस चलना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे जानने की। देखिए हुआ क्या था कि भारत जब उपनिवेशी राज्य था, गणराज्य था किसका? अंग्रेजों का। उसी दौरान हमने लगातार संघर्ष करा। संघर्ष करने के बाद हम लोग इस मौके पर पहुँचे कि हम लोग स्वतंत्रता की तरफ बढ़े। तो उसी बीच में एक निर्णय लिया गया कि हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया कि एक कैबिनेट मिशन दिल्ली भेजा, जिसके अंदर स्टॉफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस करके 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। ये दिल्ली पहुंचे और इन्होंने एक प्रस्ताव सामने रखा, और इसी प्रस्ताव के मद्देनजर रखते हुए संविधान सभा का 1946 में क्या करा गया? गठन करा गया। देखिए ये संविधान सभा की जो जितनी भी कहानी है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप नीचे जाके उस वीडियो को देख लेंगे जरूर, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि संविधान सभा बनी आखिरकार कैसे, ठीक है। ध्यान रखना, उसमें एक एक बात को मैंने डिस्कस किया। दूसरी बात, फिर उसकी मीटिंगें शुरू हुई। पहली मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर, और तीसरी मीटिंग जो हुई, और यही हमारी प्रस्तावना का एक आधार है। यानी कि तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें हमारे उस समय के एक बहुत बड़े नेता के रूप में जो उभर रहे थे ये जवाहरलाल नेहरू जी,
इन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे हमने कहा उद्देशिका प्रस्ताव। यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव का मतलब कि हम जो संविधान बनाने वाले हैं या हमारी जो संविधान सभा बनी है वो किस लक्ष्य पे काम करेगी, वो किस तरीके से आने वाले जो हमारा देश की जनरेशन होगी उसे लाभान्वित करेगी, हम किस तरीके से अपने संविधान का निर्माण करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या होगा, हम किस किस पॉइंट पे बात करेंगे, किस किस चीज़ों पर हम एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं जो आगे युग में जाकर के एक विश्व गुरु के रूप में समझे। तो किस किस बिंदु पे बात होगी, हमारा लक्ष्य क्या होगा, इस सब की जानकारी किस में रखी गई, उद्देशिका प्रस्ताव में रखी गई। और ये उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के लिए सामने रखा गया। कब? 13 दिसंबर 1946 में। ये फिर संविधान सभा के सामने गया और इस प्रस्ताव को क्या करा गया, शायद आपको पता या नहीं पता हो, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देशिका प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हुआ। देखो एक बात का ध्यान रखना, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाना और नोट्स हूबहू ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बात क्लियरली समझ में भी आएगी और आप आसानी से फिर उसे रिवाइज या याद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने बता दिया कि जो उद्देशिका प्रस्ताव आया ये एक तरीके से हमारा आधार बना बाद में किसकी, प्रस्तावना का। जब देश आज़ाद हुआ 47 में, बेसिकली हम लोगों ने काम करना शुरू करा 47 के बाद, अगस्त में 29 अगस्त के बाद हम लोगों ने काम करना शुरू करा। तो हमने प्रस्तावना पर जब विचार विमर्श करना शुरू करा तो उस समय आपको याद होगा कि हमारे देश में संविधान में, हमारे देश के संविधान में अलग अलग देशों की जो महत्वपूर्ण बातें थी उनका समावेश कराया गया है। तो उस समावेशी के दौरान हमने एक चीज़ का महसूस करा कि देखिए अमेरिका का एक लिखित संविधान है, तो जब लिखित संविधान अमेरिकी है तो उस लिखित संविधान में प्रस्तावना एक डाली गई है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हमारे संविधान के अंदर भी एक प्रस्तावना हो, या कि हम अपने संविधान में किस तरीके के देश की बात करते हैं वो एक झलक आपको देखने को मिले। तो इसलिए हमने प्रस्तावना का प्रभाव सामने रखा। तो इसलिए अगर कभी हमसे पूछा जाए कि प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है या कहाँ से प्रभावित है, तो प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से प्रभावित है। और उस दौरान जितने भी देश आज़ाद या संविधान का जिक्र कर रहे थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, प्रस्तावना को अपने संविधान में समावेशित कर रहे थे। यानी कि अमेरिका के संविधान से हम लोग प्रेरित होकर के किसे लेके आए, प्रस्तावना को लेकर के आए। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि प्रस्तावना की भाषा, यानी कि प्रस्तावना किस तरीके से लिखी जाएगी, प्रस्तावना की भाषा ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। ये दोनों बातें समझ लेना, दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रस्तावना कहाँ से आई, इसके लिए हम लोग कहाँ से प्रभावित हुए, ये अमेरिका से प्रभावित हुए, और इसकी जो भाषा रहेगी वो कहाँ से रहेगी, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर से रहेगी। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उद्देशिका प्रस्ताव था वो आधार बना किसका, प्रस्तावना का। ठीक है, ध्यान देंगे। और उद्देशिका प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर आगे बढ़े समझने की कोशिश करें तो प्रस्तावना में अगर मैं मोटे मोटे सवालों की बात करते हैं तो कोई ज़्यादा सवाल प्रस्तावना से बनते नहीं हैं, लेकिन जो भी बनते हैं उसे डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए होता क्या है। अब बात कई बार ये सामने आती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, पहली बात तो इसे आप देख लेना। इसी से इस बार यूकेपीएससी ने सवाल पूछा भी था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊं, आपने एक बड़ा ही फेमस केस है केशवानंद भारती वाला केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट यानी कि केरल। एक ये केस है 1973 का। ये क्या है, अब इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अभी केवल हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये जो केस है, इस केस में एक निर्णय लिया गया, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इससे पहले जितने भी केस थे उन केसों में ये माना गया था कि संविधान सभा या संविधान सभा ने जो प्रस्तावना बनाई है वो संविधान का भाग नहीं है। ध्यान से सुन लेना, वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटा और केशवानंद भारती केस के साथ 1973 के बाद ये माना गया कि संविधान जो लिखा गया है उसी के सारांश को किसमें लिखा गया है, प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है। इसीलिए प्रस्तावना भी क्या है, वो संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती केस के बाद क्या है, प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में स्वीकार की गई। ठीक है, प्रस्तावना क्या है,
संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और यही पेपर में पूछा गया था, प्रस्तावना संविधान का भाग है। पेपर में क्या सवाल आया था भी आपके यूकेपीएससी में जो पूछा था वो ये था कि बताइए किस केस के बाद ये माना गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो आप ध्यान रखेंगे केशवानंद भारती केस 1973 के बाद ये माना गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। लेकिन इसमें एक बात सीधे सीधे सुदृढ़ तरीके से कही गई कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसके मूलभूत ढांचे में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या कहा गया निर्णय में कि प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में, प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो टेंशन नहीं लेनी यार, चिल रहना है। हम लोगों को सीखना है, पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ज़्यादा लोड वोड अपने ऊपर ज़्यादा मत लिया करो, सीखो बस, पढ़ते चलो, हमारे साथ चीज़ें हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखिए अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रस्तावना में फिर बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये आता, कोर्ट ने तो कह दिया कि मूलभूत ढांचे में आप क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सवाल ये आता है कि क्या परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, परिवर्तन हो सकता है, यानी कि अगर वो संविधान का भाग है तो संशोधन हो सकता है, यानी कि संशोधन प्रस्तावना में किया जा सकता है। यानी कि प्रस्तावना भी क्या है, संशोधित भाग है। अगर वो संविधान का भाग है तो उसके अंदर इसका मतलब क्या है, फिर वो बदलाव भी किया जा सकता है। और ये सारा काम जो हो रहा है वो 1971 इमरजेंसी के बाद का किस्सा है, 1973 और ये सब बातें जो भी कुछ चल रही हैं। इसमें आप देखोगे कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसके साथ ही संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 है, क्या वो भी लग सकता है। तो ये सब बातें सवाल सामने शुरू हुए और इन सवालों का जो जवाब मिला वो सीधा सीधा मिला जब इसमें पहली बार और केवल एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है, पहली बार संशोधन करा गया। और प्रस्तावना के अंदर 1976 में जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें प्रस्तावना में कुछ बदलाव किए गए। यानी कि पेपर में सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। ठीक है, तो आप बताएंगे कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, कि 42वां संविधान संशोधन हुआ किस वर्ष, 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में बदलाव हुआ और केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ध्यान रखना, अब तक भारत के इतिहास में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, और इसमें भी क्या हुआ, 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, जो शब्द हैं आपके प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। दूसरी बात समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द क्या थे, इसमें जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, दूसरा शब्द था समाजवाद और तीसरा शब्द था अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए और मैं यहीं पे डालना चाहूँगा, नोट करके लिख देना अपनी कॉपी में। ये पेपर में पूछ लिया गया था एक बार कि संघ और मताधिकार, ये 2 शब्द हैं जो प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में 2 शब्द जो नहीं है, एक शब्द है संघ, संघ का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और एक शब्द है मताधिकार। कहीं पर भी प्रस्तावना में संघ और मताधिकार का उपयोग नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, संघ और मताधिकार नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के साथ 3 शब्द जोड़े गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आंतरिक अशांति की वजह से हमारे यहाँ पे आपातकाल लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, तो वो हमारे देश को रिफ्लेक्ट करे, इसलिए प्रस्तावना है, हमारे संविधान को रिफ्लेक्ट करे इसलिए प्रस्तावना है। इसीलिए ये बताना जरूरी था, क्योंकि वो मजहबी दंगे थे, उसमें पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द को डालना अनिवार्य हुआ कि हम लोग किसकी बात करते हैं। मतलब समझे आप इस चीज़ का कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है, कि जो भारत है वो किसी भी जाति विशेष या धर्म का समर्थन नहीं करता है, हम एकजुट रहते हैं और यह देश सभी लोगों का है। इस बात को बताने की कोशिश करी गई, इसीलिए इस शब्द को कहाँ डाला गया, प्रस्तावना के अंदर डाला गया। ठीक है, यानी कि देश क्या नहीं करता, किसी भी धर्म का विशेष समर्थन नहीं करता है,
हम सब धर्मों को समान रूप से मानते हैं। ये पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि हम सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो, सबको समाजवाद एक तरीके से समानता का अवसर उसे मिल जाए, इसी बात को यहाँ पर सामने रखा। और अखंडता यानी कि भारत जो है वो एक अखंड राज्य के रूप में है, एक अखंड संघ के रूप में है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम लोग सब क्या हैं, एक ही रूप में। हम सब विविध प्रतिभा या विविध जो कला या एक बैकग्राउंड से आते हैं, उन सब चीज़ों का समावेशित एक एकीकृत रूप हम है, वो भारत है, वो अखंड है, वो ना ही अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द यहाँ पर डाले गए, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पेपर पर बेसिकली जो सवाल यहाँ से बनते हैं वो यही बनता है कि प्रस्तावना का उसका भाग है, संशोधन हुआ है तो कितनी बार हुआ है, एक बार, कब हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप नोट करके एक अंतिम बात और बता देंगे, अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना जो शुरू होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। तो ये ध्यान रखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, देश को है ना, इस तरीके से ये ध्यान रखेंगे आप लोग, हम भारत के लोग। हमारा जो पेपर शुरू होता है वो या प्रस्तावना शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि हम भारत के लोग। तो ये रहा आपके सामने प्रस्तावना का भाग। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है या सही नहीं दिख पा रहा है तो आप अपना कृपया करके अपना पिक्सल बढ़ा लिया करें, क्वालिटी बढ़ा लिया करें, कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। हालांकि पिक्चर क्वालिटी आप 144 देखेंगे या 240 देखेंगे तो आपसे 360 या 480 या 720 देखें तो पिक्सल में देखें तो आपको क्लियर उसमें समझ में आएगी बात। इसके अलावा हिंदी में पर्यायवाची जो हम लोगों ने शुरू किया है, एक नई सीरीज़, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो शब्द शक्ति है उस पर बेहतर तरीके से काम किया जाए, उसे अच्छे तरीके से कर लिया जाए, तो आप उसे बिल्कुल मत छोड़ना। इसके अलावा जितने लोगों का वीडियो री एग्ज़ाम है उसके लिए देखो समय कम है, जीएस की ख़त्म कर पाना 1 या 1.5 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें हम लोग अलग से जीएस की स्पेशल क्लासेस लेके आ जाऊंगा मैं, जिसमें आप लोग उन क्लासेस को देख करके अपने एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे या बिल्कुल भी वहाँ आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें समय का भी ध्यान रखना है बच्चों, तो इसलिए हम लोग वीडियो को अलग से लेके आ जाएंगे। लेकिन वो लोग जो और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और उसमें भी 3-4 महीने हमारे पास हैं, तो हम अपने आप को जीएस में अच्छे स्तर पर पहुंचा लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।